Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, आज हो गई है 18th of December 2024 और आज आपका आरआरबी जेई का 18 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसके क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं along with their answers and also their important additional information and some related facts जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपसे आज उस क्वेश्चन का कुछ रिलेटेड कोई और किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, then you will be in a position to handle that situation and answer that question. So just for this sake we comes up with additional information related to all the questions. ठीक है गाइस, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 18 दिसंबर की आपकी आरआरबी जेई का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन टफ थे, क्या पेपर टफ था, इजी था या मॉडरेट लेवल का था, वो तो अब आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप में से वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन, सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। एंड अगर आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है तब भी इस वीडियो को जरूर से देखें, बिकॉज सच क्वेश्चंस हेल्प्स यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन अ बेटर way and it boosts your preparation level also. ठीक है, so that's all about it. And one more important thing before moving into the video and looking for the questions, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो this is your golden opportunity to subscribe with us and join with us in order to get all the informative videos on a very timely basis. ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज आपके 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। So yeah, let's begin. First question है that what is a combination reaction? So guys, combination reaction basically एक ऐसा process होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा chemicals को combine किया जाता है to create a single new substance, which is ultimately known as a combination reaction. ठीक है? Synthesis reactions जो होते हैं they are another name for combination reaction. क्योंकि कभी कभी इस combination reaction के नाम को synthesis reaction के नाम से भी जाता है, sorry. Okay, generally in any combination reaction, reactants A and B combine to form the product, ठीक है, which ultimately becomes AB. ठीक है, A और B मिलके क्या बनाते हैं? AB. And when these two elements combine with each other and forms a different product, तो उसको हम combination reaction बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा chemicals combine होते हैं एक नया single substance बनाने के लिए। ठीक है, so that is all about combination reaction. Next क्वेश्चन आपसे गाइस, पीएच में लेट मी जस्ट टेल यू, जो पीएच रेंज होती है, जो पीएच स्केल है ना, उसका 0 से लेके 14 तक आप सारा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें से मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू से लेकर पूछा जा रहा है, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो आपसे पूछा गया था दैट व्हाट हैपेंस इफ द पीएच वैल्यू इज 11। अगर पीएच वैल्यू 11 है, इसका मतलब क्या है? सो गाइज, इसका मतलब सिंपल यही है, अगर पीएच 11 है तो इसका मतलब ये है दैट इट इज 10 टाइम्स मोर बेसिक देन अ पीएच ऑफ 10। ठीक है, सो यहाँ पर 10 टाइम्स मोर बेसिक इज योर करेक्ट आंसर। और दिस स्केल इज कन्वीनियंट टू यूज बिकॉज इट कन्वर्ट्स सम और expressions such as 1.23 into 10 minus 4, 1.23 into 10 minus 4 into a single number of 3.91। और ये जो स्केल है ये कवर करता है अ वेरी लार्ज रेंज ऑफ H प्लस फ्रॉम 0.1 टू 10 टू 14। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देख लेना है। एंड पीएच वैल्यू अगर 11 है तो इसका आंसर अभी जैसे मैंने आपको बताया वो है 10 टाइम्स मोर बेसिक, तो आपको ये याद रखना है। Okay, next question. What is based on Fleming's right hand rule? So guys, इसमें आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर दे रखा था, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये दिया गया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर
अब क्योंकि हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात कर ही रहे हैं, तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट पर्टिकुलर रूल कि वो रूल क्या है इन डिटेल, सो दैट आपको पता पड़ जाएगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बेसिकली होता क्या है. सो दिस पर्टिकुलर रूल इट स्टेट्स दैट if we stretch the thumb, forefinger, and the middle finger of right hand at right angles to one another in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field. अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, ठीक है, जिससे वो और क्लियर हो जाएगा आपको. तो फोर फिंगर आपको कहाँ ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बता रही है. देन जो थंब है ये आपका थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा है विच इज द फोर्स. और जो फोर फिंगर है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड जो आपकी मिडिल फिंगर है इट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. अब हाउ, एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल जो है उसका यहाँ पर पिक्चर दिया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. तो जैसे कि हमने बात करा था थंब को जब आप ऊपर करते हैं और यहाँ पर इंडेक्स फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, तो जिसमें जो थंब है आपका ये मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर बताता है, आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का बताता है और आपका मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर बताता है, ठीक है. एंड दिस इज योर राइट हैंड. तो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट, इन तीनों का मीनिंग आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू पता चलता है. सो दिस इज इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको आर्टिकल 51 से पूछा गया था. गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, और भी जो भी उसमें लिस्ट वगैरह होता है, पार्ट्स वगैरह होता है, मतलब बेसिक बेसिक मोटा मोटा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से याद कर लेनी है बिकॉज ये बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है. सो आपसे आर्टिकल 51 सबसेक्शन बी के बारे में पूछा गया था. तो गाइस आर्टिकल 51 ए की अगर हम बात करें सॉरी, सॉरी 51 बी की अगर हम बात करें तो इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू A to abide by the constitution and respected idols and institutions. The national flag हो गया या national anthem हो गया, ये तो आपका आर्टिकल 51 सबसेक्शन A बताता है. सबसेक्शन B क्या बोलता है भाई? B बोलता है to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. तो ये आपका आर्टिकल 51 B बताता है, ठीक है. So that is it. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, साइक्लोन दाना के बारे में आपसे पूछा गया था. साइक्लोन दाना हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री. अब गाइस इसमें ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा फर्स्ट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ओरिजिनली अगर हम देखें तो जो नाम दाना जो दिया गया है इस साइक्लोन को वो तो कतर के द्वारा दिया गया था, लेकिन आपको एग्जाम में कतर ऑप्शन में ही नहीं गिवन था, ठीक है, आपको सऊदी अरब गिवन था. सो दिस इज द रीजन वाई सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बट इन एक्चुअल अगर अपन देखें तो जो नेम दाना है इट हैज बिन गिवन टू द साइक्लोन बाय कतर. तो अगर आपको ऑप्शन में कतर दिया होता तो आप कतर टिक करते, बट रीजन बीइंग कतर वाज नॉट देयर, तो सऊदी अरब इज द आंसर. बट गाइस क्योंकि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिलेटेड, तो उसमें मुझे मैसेज ही आया फ्रॉम वन ऑफ द कैंडिडेट हु वाज सेइंग कि मैम ओमान शुड बी द करेक्ट आंसर. अब गाइस वी कैन नॉट एक होता है ना कि उस चीज को हम इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, बट द थिंग इज अकॉर्डिंग टू मी आपका दाना जो नाम है वो कतर के हिसाब से ही था, कतर ने ही दिया था. तो ओरिजिनली एंड प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कतर ही करेक्ट आंसर है, लेकिन कतर ना दिया गया होने के कारण सऊदी अरब करेक्ट आंसर है. उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर ऑप्शन विच शुड बी कंसिडर्ड. Okay, so according to me, it's Qatar, and if not Qatar, given in the option, then Saudi Arab. Okay, next question. How many UTs as in Union territories were there under the States Reorganization Act 1956? So guys, इसका correct answer हो जाएगा 6 UTs as in 6 Union territories. Sorry. द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 का है उसने क्रिएट करी थी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज, एंड इट वाज अ मेजर रिफॉर्म टू ऑर्गेनाइज इंडियाज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023? तो गाइज, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम था, इट इज द फर्स्ट बिल टू बी टेबल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, उसमें सबसे पहला बिल जो दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है, टेबल किया गया है, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ही दिया गया है। एंड द बिल हैज प्रपोज्ड that the reservation would continue for a period of 15 years, and that there would be a quota for SCs and STs within the reserved seats for women। ठीक है, तो बिल का जो किया गया है, जो प्रपोज किया गया है इस बिल में, वो यही है। वो रिजर्वेशन से चीजें रिलेटेड हैं कि जो रिजर्वेशन है वो 15 और साल तक के लिए कंटिन्यू की जाएंगी, और उसमें जो SCs और STs के लिए कोटा है, वो उसमें रिजर्व सीट रखी जाएगी विमेन के लिए। तो वो नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में यही प्रेजेंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन WIA से रिलेटेड है, विच इज विमेन्स इंडियन एसोसिएशन। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1917 बाय whom? सो गाइज, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कब उसकी स्थापना हुई थी। सो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1907। अब आपसे पूछा ये गया था कि कब हुई थी, ओ सॉरी, किसने की थी? तो कब का तो आंसर हो गया 1917, और किसने करी थी वो हो गया एनी बेसेंट। सो एनी बेसेंट इज द करेक्ट आंसर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन इस उद्देश्य के साथ एस्टेब्लिश किया गया था कि ये विमेन को एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड कराएगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सभी मैटर्स में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अड़ियार, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक टेम्पल से रिलेटेड पूछा गया था कि जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो टेम्पल है, ये विच स्टाइल, एज इन किस स्टाइल में इसको बिल्ड किया गया है? सो लेट मी जस्ट टेल यू सबसे पहले कि ये मंदिर सिचुएटेड कहाँ है। सो गाइज, दिस मंदिर इज लोकेटेड इन मदुरई, तमिलनाडु। सो मदुरई, तमिलनाडु यहाँ पर आपका लोकेशन हो जाएगा। एंड ये जो मीनाक्षी टेम्पल है, ये द्रविड़ स्टाइल जो है उसमें बनाया गया है। और कुछ स्पेशल फीचर्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बेसिक द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स के होते हैं, क्यों वो फेमस हैं और किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो यस गाइज, okay, before telling you the features of Dravidian, let me just tell you some more things related to this particular temple. So guys, ये जो temple है, this temple is credited to the Pandey। ठीक है, इसका जो श्रेय जाता है वो पांडे एम्परर सदायन वर्मन कुलशेखरण प्रथम को जाता है, इस मंदिर को बनाने का जो भी पूरा क्रेडिट है। और इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो मंदिर है, ये लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के प्रेम की आप कह सकते हैं प्रतीक है, उनके लिए ही जाना जाता है। और ये जो टेम्पल है, दिस इज बिल्ट ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द वैरागी रिवर। तो ये चीज भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको उसके कुछ फीचर्स बताऊंगी जो द्रविडियन स्टाइल के होते हैं। सो गाइस, द्रविडियन स्टाइल में मीनाक्षी ये जो टेम्पल बना हुआ है, इसका फर्स्ट फीचर ये है दैट द मीनाक्षी टेम्पल हैज सेवरल ह्यूज ऑर्नेट पिलर्ड हॉल्स, जिनको हम मंडपम्स का नाम देते हैं। ठीक है, मंडपम्स कहलाते हैं, पिलर्स होते हैं हॉल के अंदर। एंड जो हाइट है इस पिलर की, इस टेम्पल की, वो भी एक पिरामिडल शेप्ड में है, तो वो भी द्रविडियन स्टाइल टेम्पल की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन? सो गाइस, मिडनाइट चिल्ड्रन की जो ऑथर हैं वो हैं सलमान रश्दी। और मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, इट इज 1981 नॉवल जो कि सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। एंड इट डील्स विद इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कोलोनाइजेशन टू इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इस बुक में आपको उस ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है जो कि इंडिया का जब था, जब वो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के अंडर था, उसके बाद से लेके जो इंडिपेंडेंस तक ट्रांजिशन रहा, और उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, वो सारी चीजें आपको इस मिडनाइट चिल्ड्रन में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नाटो समिट कि ये जो नाटो समिट 2024 है, ये किस कंट्री में हुआ था? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसको आयोजित किया गया था. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नाटो, तो लेट मी जस्ट टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ नाटो. So guys, NATO basically stands for the North Atlantic Treaty Organization, and it was established on 4th of April 1949. और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ब्रूजल्स बेल्जियम में स्थित हैं. सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू नाटो. और नाटो समिट 2024 आपका कहाँ हुआ था? इन यूएसए. Okay guys, as I just told you that the United States is hosting the 2024 NATO summit, जिसने जुलाई 9-11 2024 को वॉशिंगटन डीसी में इसको ऑर्गेनाइज किया था, मार्किंग द हिस्टोरिक 75, और ये इसकी 75th एनिवर्सरी थी इस अलायंस की. द वॉशिंगटन समिट विल कन्वीन ऑल 32 allies to demonstrate for the continued strength and unity of the transatlantic अलायंस. तो ये नाटो समिट 2024 के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन थी, याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द कोच ऑफ जूनियर हॉकी टीम? सो गाइस, रिटायरिंग गोलकीपर जिनका नाम है पी आर श्रीजेश, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द जूनियर मेंस हॉकी टीम. ठीक है. सो जूनियर मेंस हॉकी टीम के जो गोल सॉरी कोच हैं वो कौन है? सो पी आर श्रीजेश इज द करेक्ट आंसर. हॉकी इंडिया अनाउंस द सेम आफ्टर श्रीजेश क्लिंच्ड ब्रॉन्ज. ठीक है. हॉकी इंडिया ने ये कब अनाउंस किया था कि भाई वो जूनियर हॉकी टीम के कोच बन जाएंगे? जैसे ही उन्होंने, श्रीजेश ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता था एट द पेरिस ओलंपिक ऑन 8th ऑफ अगस्त. उसके बाद जो हॉकी की टीम थी, जो मेंस की इंडियन टीम थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया था दैट ही विल बी द कोच ऑफ जूनियर हॉकी टीम इंडिया. और ये जो श्रीजेश हैं, उनकी विन मार्क द सेकंड ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया आफ्टर बीटिंग स्पेन बाय 2-1. सो दैट इज अबाउट इट. Okay, next question. Who was the first ruler of Delhi Sultanate? So guys, Kutubuddin Aibak is the correct answer. And now I will be providing you some more depth thing related to the Delhi Sultanate. So guys, जो दिल्ली की सल्तनत थी, it was founded by कुतुबुद्दीन ऐबक. कब? In 1206. And जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, he was a slave of मोहम्मद गौरी. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. एंड जो मोहम्मद गौरी थे, he was the ruler of अफगानिस्तान. ठीक है. आफ्टर गौरीज डेथ, जब गौरीज का डिमाइस हो गया था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने एस्टेब्लिश करा था अपने आप को एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. और उन्होंने रूल करा था जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई थी 1210 में. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ओके, नेक्स्ट है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज स्लेव टर्न्ड सक्सेसर इल्तुतमिश, जिन्होंने एक्सपेंड करा था सल्तनत को, टेरिटरी को और उसकी पावर को. Okay, so that's the third point. Next है, during this Delhi Sultanate period, the rulers were predominantly Muslim. सारे मुस्लिम थे. और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस करता था इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे. Because they all were Muslims, so it used to be and it was supposed to be based on Islamic principles only. Okay. Next is, however, the Sultanate was also marked by cultural and religious diversity. Next point here, the Sultanate's ruler allowed Hindus and other non-Muslims to practice their religion and follow their customs. Next here, the rulers also patronized Indian art, architecture, and literature, which resulted in the fusion of Islamic and Indian cultural traditions. So that's how बाद में एक इंडिया में फ्यूजन क्रिएट हुआ इस्लाम का और इंडियन कल्चर का. नेक्स्ट है जो दिल्ली सल्तनत पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, बिकॉज देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द कल्चरल ट्रेडिशंस. तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स देखने को मिले इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. Next point, we have the Sultanate's rulers commissioned many beautiful buildings, including mosques, tombs, and palaces, which were characterized by their intricate designs and ornate decorations. Next, the Qutub Minar, which is one of the most famous landmark of Delhi. It was constructed during
हिज पीरियड ओनली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड था उसी में था, उनके द्वारा ही बनवाई गई थी, और यही रीजन है कि उसका नाम कुतुब मीनार पड़ गया. Next point, the Delhi Sultanate period also saw the emergence of new forms of literature, including Persian and Urdu poetry also. नेक्स्ट इज मैनी फेमस पोएट्स जैसे कि आमिर खुसरो हुए, जिन्होंने उनके ही कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड के समय में ही उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू करा टू बी सेलिब्रेटेड टुडे. जो आमिर खुसरो का कार्य था, जो अपनी कला उन्होंने प्रदर्शित करी लोगों को अपनी कविताओं के द्वारा, वो आज भी उस चीज को सेलिब्रेट करा जाता है. Delhi Sultanate period was not without its challenges. The Sultanate faced numerous invasions by Mongol forces and other foreign powers, which weakened the Sultanate's power and reduced its territory. तो Mongols जो बाद में आए थे, उन्होंने war करा था इन सल्तनत से, and उसके बाद जो territory थी इन सल्तनट्स की, वो थोड़ी धीरे धीरे थोड़ा कम हो गई थी. Next, the Sultanate also faced internal conflicts and power struggles, which contributed to its decline in the 16th century. तो 16वीं सदी आते 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 वो इतना ज़्यादा decline हो गया that it was about to get diminish. Okay, so that was all about the things related to Sultanate. Now, next question. Article 251 is related to what? So, guys, Article 251 जो है, it is related to maintaining state legislative powers. और Article 251 जो है, वो ensure करता है कि state legislatures जो होते हैं, वो अपने power को retain करें to legislate even when the parliament sorry excuse me please. Okay, so even when Parliament exercises its special legislative powers under the Article 249 and 250. So, मोटा मोटा आपको जो याद रखना है Article 251 से related, that is, it is related to maintaining state legislative powers. Okay. And the last question for today is proper sewage treatment जो होता है, ठीक है, वो क्या रिड्यूस करता है? आपको ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस गिवन थे. वाज इट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एक्सेट्रा. सो गाइस, वाटर पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. अगर प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट होगा तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, वो कम हो जाएगा. So that's it, guys. Those were the very important GKGS questions. जो कि आपको आरआरबी जेई का, जो आपका आज यानी कि 18 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए हैं. इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको समय समय पर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड पल पल की खबर मिलती रहेगी. इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना, so that you never miss any update coming from us. और जब भी हम किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all.